तो साथियों, हमने पिछले वाले लेक्चर में प्रतिरोध के संयोजन के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने बताया था कि जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में श्रेणी क्रम समांतर को बारे में डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग समांतर क्रम संयोजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है इसका एक नाम और है, उसको कहते हैं पार्श्व क्रम। तो आपको बोर्ड एग्जाम में या तो समांतर क्रम संयोजन से मिले या तो पार्श्व क्रम संयोजन से मिल सकता है क्वेश्चन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम आपको याद रखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो होता है समांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं ये एक प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध हो गया, एक प्रतिरोध और है, ये हो गया, एक प्रतिरोध और है, तीन प्रतिरोध थे, तीन प्रतिरोध जोड़ दिए गए। क्या कर दिए गए? तीनों प्रतिरोध जोड़ दिए गए। जोड़ने के बाद क्या किया? इन तीनों को एक ही से जोड़ दिया गया। क्या किया गया? तीनों को एक ही बिंदु से जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया? हम जानते हैं कि एक हमारे पास तीन प्रतिरोध थे, एक था R1, एक था R2 और एक था R3। हमारे पास तीन प्रतिरोध थे, तीनों प्रतिरोधों को हमने इस प्रकार जोड़ा कि अगला वाला सिरा सभी एक पास जुड़ गए और जो पीछे वाले सिरे थे वो सभी एक पास जुड़ गए। जैसे आपने देखा होगा कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि श्रेणी क्रम का संयोजन मतलब ये है कि ये मान लेते हैं एक मार्कर है जिसको पीछे वाला हिस्सा जो है तो इसको हम आगे वाले हिस्से जोड़े थे, इससे जोड़ दिए, और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हमने जोड़ दिया आगे वाले हिस्से से। तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन का मतलब ये है कि सबका मुख वाला चेहरा एक तरफ होना चाहिए और पीछे वाला चेहरा पीछे रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, कैप वाला सिरा देखो, तीन हमारे पास मार्कर हैं, तीनों मार्कर क्या है देखें, अगर तो हमारे पास तीन मार्कर है, चार ले लेते हैं। तो चार मार्कर देखें तो चारों को जो कैप वाला सिरा है एक तरफ है और बिना कैप वाला सिरा एक तरफ है। तो ऐसा संयोजन अगर है तो उसको कहते हैं हम लोग समांतर करते हैं। जैसे या तो आपने देखा होगा जो गांव में होते हैं किसान, जो गांव में किसान होते हैं तो अपने खेतों की जो जुताई करते हैं या तो बैल से करते हैं तो भैंस से करते हैं, यानी बैल से करते हैं। तो आपने देखा होगा कि दोनों जो बैल होते हैं आगे की तरफ होते हैं, दोनों का जो चेहरा होता है आगे की तरफ होता है, पूंछ क्या होता है दोनों की पीछे होती है, यानी दोनों बराबर में लगे होते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई जो प्रतिरोध जोड़ा जाए तो उसको कहते हैं समांतर क्रम। जैसे बैल देख लो, दोनों का चेहरा एक तरफ होता है और पूंछ एक तरफ होती है। तो इस प्रकार अगर हम लोग संयोजन करते हैं तो वो कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। तो ये वही चीज लिखा गया यहाँ पे कि यदि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, देखो इसका पहला सिरा कौन था, जैसे देख लेते हैं, इसका ये पहला सिरा था, यानी इसका ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा वाला, इसका ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला सिरा हो गया। तो क्या किया गया? तीनों का जो पहला वाला सिरा है क्या किया गया? एक ही बिंदु से जोड़ दिया गया। जो दूसरा वाला सिरा था उसको क्या किया गया है? तीनों को एक बिंदु से जोड़ दिया गया। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि सभी प्रतिरोध का पहला सिरा ये इसका पहला सिरा एक बिंदु से, तो एक बिंदु से जोड़ दिया गया। फिर कह रहा था दूसरा सिरा वाला, इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा और इसका दूसरा सिरा, तो दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दे, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर करेंगे या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। तो क्या किया गया? दूसरे वाले सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिया गया। तो ये था समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा। नहीं, अगर आपसे समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा पूछता है तो आपको कैसे परिभाषा लिखना है, ये चीज आपने देख लिया। और अब हम चलिए देखते हैं निगमन। क्या देखते हैं? अब हम चलते हैं निगमन, किसका निगमन कैसे करेंगे, यानी जो समांतर क्रम संयोजन होता है इसमें इसका आपको निगमन करना है। तो निगमन हम किस प्रकार करेंगे उसको जो देखते हैं। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पहले छोटा कर बना लेते हैं। जिसे मान लेते हैं
दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। क्या किया गया, इन तीनों प्रतिरोधों को एक से जोड़ दिया गया। इधर का भी तीनों को जोड़ दिया गया है। जोड़ दिया गया। मान लीजिए इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम R3 है। अब क्या किया गया, इन सिरों को हमने क्या किया, सेल से जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया। यहाँ पर हमने लगा दिया कुंजी, यहाँ पर हमने कुंजी लगा दिया। कुंजी का हमने स्विच ऑन कर देते हैं। जब हम लोग इसे स्विच ऑन कर देंगे तो क्या होगा, इसमें धारा बहने लगेगी, नहीं प्लस वाला सिरा ये माइनस वाला सिरा। जब करेंगे इसमें धारा बहने लगेगी, तो धारा बहने लगेगी, इधर भी धारा बहेगी, इधर इधर ऊपर की तरफ बहेगी, इधर नीचे की तरफ बहेगी। तो यहाँ पर देखा जाए जो धारा बहती है, तो यहाँ पे जो धारा बहते बहते जाएगी, यहाँ तीन रास्ते में बढ़ जाएगी। ये पहले तो एक ही रास्ते पे धारा बह रही थी, अब क्या गई, आगे गई जो तीन रास्तों में बट गई धारा। कितने रास्तों में, तीन, क्योंकि आगे जाने के बाद तीन रास्ते बटे हुए हैं, तो जो धारा है तीन रास्ते में बढ़ जाती है। तो तीन रास्ते में बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, जो पहले वाले रास्ते पे जाती है इसको कहते हैं I1, तो दूसरे वाले रास्ते पे जाती है धारा उसको कहते हैं I2, तो तीसरे वाले रास्ते पे जाती है धारा उसको कहते हैं I3। ये हमने देख लिया। यानी पहले वाले रास्ते पे जो धारा जाती है उसको कहते हैं I1, जो दूसरे वाले सिरे पे गई उसको बोल दिया I2, तो तीसरे वाले सिरे पे गई उसको हमने बोल दिया I3 बोल दिया। इसे हमने देख लिया, इतना हमने देख लिया। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अपने भाषा में लिख लेते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि अपने लैंग्वेज में हमको कैसे लिखना है। इसे लिख देते हैं, माना। लिखना कैसे, माना हमने क्या लिखा है, माना प्रतिरोध कितने दिए, तीन प्रतिरोध दिए। कौन कौन, R1, R2 व R3। यानी R1, R2 व R3 जो है परिपथ में जोड़े। यानी देखा हमको क्या लिखा है, जो यहाँ पे लिखा गया है उसी को हमको लिख देना है। थोड़ा परिपथ में लिख देते, चित्रानुसार जोड़े गए हैं, चित्रानुसार हमने क्या किया, जिस चित्र बना हुआ था क्या बना था, R1, R2 तीन प्रतिरोध थे, R1, R2 व R3। तो हमने क्या किया कि तीनों प्रतिरोध को क्या किया है, R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोध को जोड़ दिया गया जैसे चित्र में दिखाया गया है। नहीं ऐसा हमको लिखना है। फिर क्या करते हैं, अब फिर देखा क्या गया, जोड़ा गया। फिर देखा गया कि जो R1 है, R1, R2 व R3 में क्रमशः मतलब R1 वाले में कौन सी धारा बह रही है, R1 वाले में I1 धारा बह रही है, तो लिख देंगे I1। फिर कामा R2 वाले में कौन सी धारा बह रही है, R2 वाले में I2 धारा बह रही है, तो हमने लिख दिया I2 धारा। व R3 में क्या है, R3 में I3 धारा बह रही है, तो हमने क्या लिख दिया, I3 धारा बह रही है। हमने क्या देखा, R1 वाले में I1 धारा बह रही थी और R2 वाले में I2 धारा बह रही थी और R3 वाले में I3 धारा बह रही थी, तो हमने लिख लिया। और फिर क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो बह रही है, परंतु R1, R2 व R3 के सिरों के बीच विभवांतर V है। हमने क्या देखा कि तीन प्रतिरोध थे R1, R2, R3, इनमें धारा बहाई गई तो क्या हुई, R1 वाले में I1 धारा बहने लगी, R2 वाले में I2 धारा बहने लगी और R3 वाले में I3 धारा बहने लगी। और जिनके सिरों का विभवांतर था, जो सिरों का विभवांतर कितना था, इनके सिरों का विभवांतर हो गया V।
कितना हो गया बी हो गया। तो यही लिखा गया सिरों का विभवांतर बी है। अब क्या करते हैं, इनको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो R1 वाली है तो R1 वाले में कितनी धारा बह रही है। हम ये देखेंगे कि जो R1 वाली जो प्रतिरोध है, R1 प्रतिरोध है, उसमें धारा कितनी बह रही है। तो हम लिखेंगे, एक बात और आपको नोट करके बता दें, नोट करके लिख लीजिएगा, जो हमने बताया था कल कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो उसमें धारा समान रहती है, लेकिन जो विभवांतर होता है वो असमान रहता है। लेकिन जो ये समांतर क्रम होता है तो समांतर क्रम वाले में जो बी रहता है वो समान रहता है, विभवांतर समान रहता है, लेकिन जो आई रहती है वो असमान रहती है। क्या रहती है, आई असमान रहती है। असमान रहने मतलब क्या है, इसमें देखो I1 धारा बह रही, इसमें I2 धारा बह रही है और इसमें I3 धारा बह रही है। तो देखो जो असमान रूप से बहती है उसी के बारे में डिस्कस किया जाता है। हमने कल क्या देखा था कि विभवांतर असमान था, तो हमने देखा था कि R1 वाले में कितने विभवांतर उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार इसमें देखा असमान क्या है, तो इसमें देखा गया है कि I जो धारा है वो असमान है। तो हमने क्या बताया, जो असमान रूप से बहता है तो उसी के बारे में ज्यादा गणना किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसमें तो क्या बह रहा, धारा क्या है, असमान है। तो पहले हम देखेंगे 3 रास्ते में धारा बह रही है, तो ये देखेंगे कि किस रास्ते में कितनी कितनी धारा बह रही है, तो ये देखेंगे। तो देखते हैं, तो ये देखते हैं कि R1 यानी R1 में बहने वाली धारा यानी R1 वाले में कितनी धारा बह रही है। तुम देखेंगे R1 में धारा कितनी बह रही है, I1 बह रही है। यानी देखा जाए तो जो R1 है तो R1 में धारा कैसी बह रही है, I1 बह रही है। कितनी, I1। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि जो होता है, एक होता है B बराबर IR, क्या होता है, B बराबर IR होता है। लेकिन हमको क्या दिया, I, तो हम I को अलग कर लेंगे और R को भेज देंगे नीचे, तो हो जाएगा B अपान R बराबर I। इसको बदल लेंगे तो ऐसे हो जाएगा I बराबर B अपान R हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने देखा इस सूत्र से, तो धारा किसमें बह रही है, इसमें धारा बह रही है I1, तो I1 लिख लिया हमने। फिर देखा जाए V मतलब क्या होता है, विभवांतर। विभवांतर इसमें कितना है, तो विभवांतर इसमें क्या बताया गया है, यहाँ सब में विभवांतर जो है V उत्पन्न हुआ है। कितना, सब में V विभवांतर उत्पन्न हुआ है, याद रखना है आपको। विभवांतर यहाँ से यहाँ उत्पन्न हुआ है तो सब में V ही उत्पन्न हुआ है, विभवांतर क्या है, समान है। तो हमने देखा कि विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ, विभवांतर उत्पन्न हुआ है इसमें V और R बराबर, यानी R मतलब धारा, नहीं सॉरी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कितना है इसका, तो जिसका प्रतिरोध है वो प्रतिरोध है R1। क्या है, R1 देख लिया। यानी हमने देखा कि जो R1 वाला प्रतिरोध है उसमें कितनी धारा बह रही है। तो हमने देखा धारा को, उसमें I1 धारा बह रही थी और I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V बटा R। तो V हमने देखा विभवांतर कितना था, B था, तो B लिख दिया। इसका प्रतिरोध कितना था, R1 था, तो R1 हमने लिख दिया। और चलिए देखते हैं, तो ये मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट है। क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट है। और अब हम लोग देखते हैं कि जो R2 यानी R2 में कितनी धारा बह रही है। R2 में बहने वाली धारा यानी R2 वाले में कितनी धारा बह रही है, यानी इसमें जो R2 वाला है इसमें प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, इसको चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखा जाए तो इसमें हम देखे हैं कि जो क्या होता है, यानी R2 वाले में I2 धारा बह रही है, हो जाएगा I2 बराबर, हमने क्या बताया, I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है B अपान R, हमने अभी देखा था। तो B इसमें कितनी प्रतिरोध, यानी विभवांतर कितना है इसमें विभवांतर B है, और R में R मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है इसमें, इसमें प्रतिरोध है R2, जो प्रतिरोध है समीकरण सेकंड है मान लेते हैं, मान लिया हमने। और हम देखते हैं, हमने R1 देख लिया, R2 देख लिया, आप देखते हैं R3, यानी R3 में बहने वाली धारा
कि R3 में कितनी धारा बह रही है। इसमें देखा जाए R3 में जो धारा बह रही है वो कितनी है, I3। हमने क्या देखा, I बराबर होता है V/R, जिसमें विभवांतर V है तो V लिख लिया। R मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है इसमें, तो इसमें प्रतिरोध है R3, तो हमने देख लिया। 3 समीकरण मिल गए, R1 R2 और R1 R2 और R3 में हमने देख लिया कितनी कितनी धारा बह रही है। अब क्या करते हैं, हमने कुल धारा को ऐड कर देते हैं। ये कुल धारा कितनी होगी, तो कुल धारा को कैसे पता चलेगी, तो हम क्या करें, यदि हम L1 L2 और L3 तीनों को अगर आपस में ऐड कर दे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो गया। तो हमने क्या देखा, I1 का मान कितना है, I1 बराबर कितना है, I1 बराबर आया है B/R1, B/R1 ये आया है I1 का मान। फिर देखते हैं I2 का मान कितना है, I2 बराबर आया है B/R2 आया है। फिर देखा जाए I3, तो I3 बराबर कितना आया है, तो I3 बराबर आया हुआ है B/R3, ये इतना आया हुआ है, हमने देख लिया। और हमने क्या देखा है, तो I बराबर क्या होता है, इतना देखिए I, तो हम फिर देख लेते हैं, यहाँ पे इसको कॉमन कर लेते हैं। हम देखें सब में B सब में B है, तो हम क्या करते हैं, B को कॉमन ले लेते हैं। अगर B को कॉमन लेते हैं क्या बचता है, तब बचता है 1/R1, यहाँ बचता है 1/R2, यहाँ बचता है 1/R3, ये यहाँ पर बच रहा है, यहाँ बच रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा है I, और हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, B/R होता है। तो हम क्या करते हैं, I का मान रखते हैं, B/R हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर I से I कट जाएगा, I से I कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/R, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/R1, 1/R2, 1/R3, ये यहाँ पर बचेगा। तो ये क्या है, यही जो है तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। क्या है, यही समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या हो गया, तो हो गया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इसका सूत्र हो गया। अब यदि हम देखते हैं कि यदि परिपथ में, हमने देख लिया ये तो है समांतर क्रम संयोजन का सूत्र हमको मिल गया। अब मान लेते हैं इसमें 3 लगे थे तो हमने लिख दिया था R1 R2 R3। मान लेते हैं अगर 4 लगे होते तो क्या लिखते, तो 4 लगे होते क्या लिखते 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस 1/R4 लिखते, ऐसे लिख देते। अगर 5 होते तो लिख देते 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4 1/R5 लिखते। लेकिन यदि दिए हो n प्रतिरोध, कितने n दिए हो तब कैसे लिखेंगे, तो मानते हैं लिख दिया हो, थोड़ा इरेज कर देते हैं तब बताते हैं आपको। यदि यह दिया हो कि यदि परिपथ में n प्रतिरोध हो, यदि आपके परिपथ में n प्रतिरोध हो तब सूत्र क्या होगा, तब जो सूत्र होगा देखिए तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 और फिर डॉट 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 1/Rn, ये हो जाएगा सूत्र। तो आपको ध्यान रखना ये जो सूत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके प्रतिरोध में कोई निश्चित नहीं, 5 दिए हो 6 दिए हो, जितने दिए हो उतना हो जाएगा। n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ संख्या, यानी n क्या है, अंकों की संख्या। यहाँ अंकों की संख्या ना लिख करके प्रतिरोधों की संख्या लिखिए, n बराबर प्रतिरोधों की संख्या।
यानी ये क्या हो गए, प्रतिरोध की संख्या होगी। अब क्या करते हैं, चलिए हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लेते हैं हमको दिया हुआ है प्रतिरोध, क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं हमको क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, तीनों प्रतिरोध जो हैं जुड़े हुए हैं और इसका मान मान लेते हैं है 10 ओम, इसका है 8 ओम, इसका मान लेते हैं 5 ओम। ये इसका दिया हुआ है, यानी इसमें ये जुड़े हुए हैं आपस में, इधर से ये भी जुड़ा हुआ है, दिया हुआ है किसमें 10 ओम है, इसे प्रतिरोध 8 ओम है, इसे प्रतिरोध 5 ओम है। ये क्या किया गया है, सेल से या बैटरी से जोड़ दिया गया है। यहाँ पे चाबी लगी हुई है। बोलते हैं ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, क्या ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आप इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। तो हम देखते हैं कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, जैसे 3 प्रतिरोध लगे हैं, एक है 10 ओम का, एक है 8 ओम का, एक है 5 ओम का। तो ये लगा है, तो हम सूत्र यही लगाएंगे, यही सूत्र लगाएंगे। तो क्या है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 में लगा दिया। अब देखें तो 1/r हम लिख लेंगे, 1/r1, r1 का मान कितना है, यानी पहला क्या है 10 ओम का, लिख देंगे 10 प्लस दूसरा क्या है 1/8 दिया है, चलिए देंगे हम 8 प्लस 1/r3, तीसरा प्रतिरोध कितना है 5 ओम का, तो 5 हमने लिख लिया। अब क्या करना है, देखेंगे सबका हर अलग अलग है, क्या है सबका हर अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, पहले हर इसका बराबर करेंगे, क्या करेंगे पहले इसका हम हर बराबर करेंगे। तो हर कैसे बराबर करेंगे, तो देखो तो मान लेते हैं 1/r है, तो हर बराबर करने के लिए क्या करें, सबको हमको क्या करना है, सबका हर हमको बराबर रखना है। तो क्या करते हैं हम सबका हर मान लेते हैं, हम 80 मान लेते हैं। 10 कैसे बताते हैं, देखो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लो, 10 8 5, एलसीएम निकालो कितना आएगा, हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5 5 2 दूनी 4 5, फिर 2 से काटो 5 5 5 से 1 1 1, कितना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, यानी आपको मतलब मिल गया। इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है 40। इसका मतलब ये है, इसका जो भिन्न है आपको क्या बनाना है, यानी इसका जो हर है उसको कुछ 40 बनाना है। तो 40 कैसे बनाएंगे, 10 में क्या करें ऊपर नीचे हम 4 से गुणा कर देंगे, 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/40 हो जाएगा। इसमें अगर हम 8 है, 8 को हमको अगर 5 से गुणा करते हैं तो 40 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/40 हो जाएगा, 5/40। यहाँ 1/5 है, 5 ऊपर नीचे अगर हम लोग 8 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/40 हो जाएगा, यानी 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40, ये हो जाएगा। अब देखा जाए तो तीनों क्या हो गया, प्रतिरोध दोनों तीनों का हर बराबर हो गया। देखते हैं तीनों का हर बराबर है तो क्या करेंगे, तीनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 4 9, 5 4 9, 9 8 17, 17 बटा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब त्रिज्या गुणा कर देंगे तो r बराबर क्या जाएगा, r बराबर हो जाएगा 40/17। ये क्या हो गया, ये टोटल, ये जो परिपथ इस परिपथ का टोटल जो प्रतिरोध कितना हो गया, तो टोटल टोटल जो प्रतिरोध है कितना हो गया, वो हो गया 40/17। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते, बहुत ही इजी होते हैं, आप बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो ठीक है, आप इतना तैयार करिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।